नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात राहुल गांधी के ट्रिपल-ई अटैक की। जी हां, लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के साथ ही देश में सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। 2014 और 2019 में बीजेपी की कामयाबी की इबारत लिखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी जीत के लिए मशक्कत कर रहे हैं। बीजेपी को सत्ता की हैट्रिक लगाने से इंडिया गठबंधन हर हाल में रोकने का दांव चल रहा है और 24 के चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन ने अपना सियासी एजेंडा भी सेट कर लिया है और इस ट्रिपल-ई के फॉर्मूले को राहुल गांधी ने ऐसा हथियार बना लिया है जो अगर काम कर गया तो फिर राहुल गांधी का यही ट्रिपल अटैक इंडिया गठबंधन की जीत की गारंटी देगा। लोकसभा चुनाव के ऐलान होने के साथ ही देश में सियासी सरगर्मी बढ़ गई। भारत को बचाना है, लड़ाएंगे, अरे लड़ाएंगे। प्रचार का शोर, रैलियों की भीड़ अब शक्ति प्रदर्शन के रूप में दिखने लगी। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है। एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं, पलटवार किए जा रहे हैं और ये सब चुनाव की तारीखों के बाद पहली बार हुआ। राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। तेलंगाना में बीजेपी की लहर कांग्रेस का, बीआरएस का सुपड़ा साफ कर देगी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा के समापन के बहाने इंडिया गठबंधन ने अपनी ताकत और एकजुटता दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मुंबई का शिवाजी मैदान, मंच पर इंडिया अलायंस के दिग्गज और निशाने पर थी मोदी सरकार। 22 लोगों के पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है। सब कुछ देखा है मैंने, सब समझता हूं। मैं अंदर बैठता था उसमें, सालों में अंदर बैठा हूं। कोई नहीं छुप सकता मुझसे और मुझे दबा भी नहीं सकते हैं। मोदी जी को दबा सकते हैं। राहुल गांधी जी के नाम पे वोट लेंगे, भाजपा से डीलिंग कर लेंगे। शिवसेना उद्धव जी के नाम पे वोट लेंगे, भाजपा से डीलिंग कर लेंगे। ये लोग केवल डीलिंग करते हैं, इसलिए वहां कोई भी लीडर नहीं, सब डीलर बैठा हुआ है। और जो डरे डरे लोग गए, अच्छा हुआ चले गए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमको कितना भी मिटाने का कोशिश करोगे, फिर से हम कारवा बनाने का हौसला रखते हैं। 63 दिनों तक चली राहुल की न्याय यात्रा मुंबई में खत्म हुई और इसी न्याय यात्रा को लेकर शिवाजी पार्क में एक रैली की गई और इसी रैली में तैयार हुआ राहुल गांधी का वो फॉर्मूला जो चुनाव से पहले बना रहा है इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा हथियार। आप ये मत सोचो कि मैं राहुल गांधी हूं, आप ये मत सोचो कि उद्धव ठाकरे हैं। ये नहीं है, ये हिंदुस्तान की आवाज है। आप देखिए, हर प्रदेश से यहां लोग बैठे हैं, हर व्यक्ति ने अपनी यहां बात रखी। स्टालिन जी ने अपनी बात रखी, सोरेन जी ने अपनी बात रखी। ये हिंदुस्तान बोल रहा है। नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग देखिए, वहां सिर्फ एक व्यक्ति बोलता है। इसलिए हमने इसको इंडिया गठबंधन नाम दिया है। ये हिंदुस्तान की रक्षा कर रहा है। ये सब लोग डरे नहीं हैं, ये सब लोग उसी सिस्टम का मुकाबला कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के साथ ही देश में सियासी सरगर्मी बढ़ गई। 2014 और 2019 में बीजेपी की सफलता की इबारत लिखने वाले पीएम मोदी लगातार तीसरी बार जीत के लिए मशक्कत कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी को सत्ता के हैट्रिक लगाने से इंडिया गठबंधन हर हाल में रोकने का दांव चल रहा है। ऐसे में समापन रैली में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर एकजुटता का संदेश देते हुए बीजेपी को पराजित करने का संकल्प लिया। लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन ने अपना सियासी एजेंडा भी सेट कर दिया। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का।
2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा के एक दिन बाद खचाखच भरे शिवाजी पार्क में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी छोड़ो का नया नारा दिया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सिर्फ एक मुखौटा है। नरेंद्र मोदी भाइयों और बहनों सिर्फ मास्क है, मुखौटा है। जैसे ये बॉलीवुड के एक्टर हैं, उनको रोल दिया गया है कि भैया आज सुबह आपको यह करना है, कल आपको यह बोलना है, परसों आप यह करोगे, सुबह उठ के समुद्र के नीचे जाओ, चलो सी प्लेन में उड़ो। 56 इंच की छाती नहीं है, खोखला व्यक्ति है। इंडिया गठबंधन की मुंबई रैली में महिलाओं और युवाओं की संख्या भी अच्छी खासी रही। राहुल गांधी से लेकर इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने एक सुर में जिस तरह से ईवीएम, ईडी और इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया और मोदी सरकार को घेरते हुए नजर आए, उससे ये बात साफ है कि विपक्षी इसी ट्रिपल-ई मुद्दों के बहाने 2024 के चुनावी मैदान में बीजेपी से दो हाथ करने की रणनीति है। महाराष्ट्र की मुंबई में कांग्रेस की मेगा रैली में इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला और लोकसभा चुनाव के लिए अपने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत भी कर दी, जिसमें ट्रिपल-ई सबसे ज्यादा निशाने पर रही। ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहा विपक्ष। आम चुनाव का ऐलान होते ही इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं के टारगेट पर सबसे ज्यादा ईवीएम रही। पहले ही रैली से यह स्पष्ट और साफ संदेश दिया गया कि आने वाले दिनों में विपक्ष के चुनाव प्रचार में ईवीएम ही टारगेट पर रहेगी। अलायंस में शामिल पार्टियों के नेताओं ने ईवीएम से वोटिंग प्रक्रिया का विरोध किया और ऐलान किया। राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, इसमें से कागज निकलता है। वोट मशीन में नहीं है, वोट कागज में है। ठीक है, आप मशीन चलाइए, मगर कागज की भी गिनती कर दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, कागज की गिनती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कैसे नहीं होगी? सिस्टम नहीं चाहता कि ईवीएम की गिनती हो जाए। राहुल गांधी के सुर में सुर मिलाते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला से लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और डीएमके प्रमुख एमके स्टैलिन ने भी ईवीएम को लेकर निशाना साधा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये लोग मशीन चोर हैं, कृपया ईवीएम मशीन पर नजर रखें कि आपका वोट कहां जा रहा है या किसी और को वोट जा रहा है। मेहरबानी करके उस मशीन को देखिएगा। वहीं सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ईवीएम सेट हो गई, अगर ईवीएम से 10% वोट बढ़ेंगे तो आपको 20% ज्यादा वोट लेकर आना होगा। साथ ही सभी विपक्षी नेताओं ने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो ईवीएम को खत्म कर देंगे। इस तरह से विपक्ष ने ईवीएम को लेकर साफ संकेत दे दिया है कि वो ईवीएम पर सवाल उठाते रहेंगे। वक्त आ गया है कि हम इकट्ठे होके संविधान को बचाएं और इस भारत की जो परंपरा है उसको बचाएं। ये आप तक है। मैं यही ऊपर वाले से मांगता हूं कि आपको हिम्मत दे कि आप अपने आप को और सबको निकाले और वोट डालें। अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कह सकते। ईवीएम का खेल होता है 5% का, 10% का। इसको सेट किया जाता है कि 10% वोट बढ़ा देगी ईवीएम, तो इस बार 20% लोगों को निकल के वोट डालना पड़ेगा तो ईवीएम हारेगी। बाद में ईवीएम को खत्म भी करेंगे, मगर इस बार ईवीएम को हराने के लिए लोगों को घर से निकलना पड़ेगा। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को डरा और धमकाकर बीजेपी में शामिल कराया जा रहा है।
कांग्रेस ही नहीं, तमाम विपक्षी नेता खुलकर ईडी के एक्शन और छापेमारी को राजनीति से प्रेरित बता रहे और विपक्षी जुबान बंद कराने का आरोप लगाते रहे। ऐसे में साफ है कि राहुल गांधी ने जिस तरह से शिवाजी पार्क में इस मुद्दे को उठाया है, उससे साफ है कि चुनावी रैलियों में भी यही शोर सुनाई देगा। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर इसे लेकर निशाना साध रहा है, तो पीएम मोदी भी कहते रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हमारी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। इससे साफ है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इसे अपने अपने हिसाब से चुनावी हथियार बनाने की कवायद में हैं। अरुण जेटली मेरे पास आते हैं और मुझे कहते हैं, राहुल, ये जो लैंड एक्विजिशन का मामला है, तुम इस पर मत बोलो। अगर बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर हम केस लगाएंगे। लगाओ केस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कर लोगे मेरा? ईडी वाले आए, 50 घंटे बैठा दिया। ईवीएम और ईडी के बाद राहुल और इंडिया गठबंधन के ट्रिपल ई फॉर्मूले में तीसरे ई का मतलब है इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड को बनाएगा चुनावी मुद्दा। इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला ऐसे समय सामने आया है जब लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश गर्म है। ऐसे में विपक्ष ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के पास भ्रष्टाचार की मोनोपोली है। आज 4 तरीके से वसूली चल रही है। नरेंद्र मोदी के पास भ्रष्टाचार की मोनोपोली है। यहां पे जो छोटे छोटे सड़कों पे ना एक्सटॉर्शन चलता है, हफ्तेबाजी चलती है ना, वो नेशनल लेवल पे कर रहे हैं ये लोग। मैं बता देता हूं, 4 तरीके की हो रही है। एक, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, सरकार कॉन्ट्रैक्ट देगी और सीधा परसेंटेज लेगी। इलेक्टोरल बॉन्ड देख लीजिए, उसमें साफ है, कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके एकदम बाद वो बीजेपी को हफ्ता देना शुरू कर देती है। दूसरा, सीधा एक्सटॉर्शन, ईडी सीबीआई भेज देंगे। जैसे यहां पे मुंबई का एयरपोर्ट इनको चाहिए था, ईडी सीबीआई भेजी, एयरपोर्ट किसी और को पकड़ा दिया। तीसरा, शेल कंपनी, जैसे यहां भी किसी ने कहा, अंबेडकर जी ने कहा, कंपनी की प्रॉफिट ही नहीं है और उससे ज्यादा पैसा वो बीजेपी को दे रही है। और चौथा, कॉन्ट्रैक्ट देने के पहले पैसा दो, कॉन्ट्रैक्ट लो। मुंबई के शिवाजी पार्क से इंडिया अलायंस के नेता बीजेपी को ललकार रहे, तो एनडीए ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। आज का दिन ये शिव सैनिकों के लिए काला दिन है। ये शिवाजी पार्क से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने पूरे देश को मार्गदर्शन किया। इसी ऐतिहासिक मैदान में जिन्होंने स्वतंत्रवीर सावरकर जी के खिलाफ आरोप लगाए, उनके बाजू में बैठकर ये सभा लेने की नौबत आज यहाँ पर आई है। ये दुर्भाग्य है। आज कैसे कहेंगे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। सियासत अपनी जगह, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस शक्ति प्रदर्शन से देश का सियासी समीकरण बदलेगा? क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी ने ट्रिपल ई का फॉर्मूला सेट किया, ठीक उसके अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दक्षिण के दौरे से ही शक्ति वाले बयान को मुद्दा बनाकर राहुल पर निशाना साध दिया। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है, वो शक्ति क्या है? राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं।
मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं और जिन्होंने कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। अब इन बयानों के बाद 24 के चुनावी बेला में सियासी संग्राम छिड़ गया। पहले राहुल का बयान और अब मोदी के पलटवार के बाद अब देश के सियासत की तपिश आसमान छू रही। ऐसे में एक ओर जहां कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयान के बचाव में उतर गए हैं, वहीं दूसरी ओर मणिपुर के मुद्दे को फिर से नई हवा दे रहे हैं। मणिपुर में जब आदमखोरों की भीड़ 2 बेटियों को नोच रही थी तब शक्ति स्वरूप नजर नहीं आया था। कानपुर में जब 2 नाबालिग बेटियों के शव लटके मिले तब शक्ति स्वरूप नजर नहीं आया। हाथरस की हैवानियत में जब बच्ची को 2:30 बजे रात को जला दिया गया तब शक्ति स्वरूप नजर नहीं आया। शक्ति स्वरूप की बात तब कीजिएगा जब इन बेटियों के गुनाहगारों को सजा दीजिएगा, उनको संरक्षण नहीं दीजिएगा। असलियत तो यह है कि इस देश का एक खोखला प्रधानमंत्री है, वो कायर है, वो डरता है। उसके रिमोट के पीछे जो शक्तियां उसको संचालित करती हैं, जब उसकी कलई राहुल गांधी ने खोल दी तो ये बौखला गए, घबरा गए और उसके बाद दुष्प्रचार करने लगे। यह चुनाव आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति के बीच का चुनाव है। पिछले 10 साल में वो कठुआ हो, वो उन्नाव हो, वो कानपुर हो, वो हाथरस हो, हमने देखा किस तरह से इस सरकार ने और इस सरकार के पीछे बैठी आसुरी शक्ति ने महिलाओं की प्रताड़ना की। तब प्रधानमंत्री की शक्ति उपासना कहां गई थी? यह देश हमेशा अपनी ताकत, अपनी शक्ति दैवी शक्ति से प्राप्त करता आया है, दैवी आशीर्वाद से प्राप्त करता आया है। इस बार भी यही होगा। अब आपकी लफ्फाजी के दिन लद गए प्रधानमंत्री जी, बिलबिलाइए जितना बिलबिलाना है। यह देश तो अब दैवी शक्ति से ही चलेगा। दूसरी तरफ जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शक्ति शब्द से सियासत की रणभेरी बजाई तो बीजेपी के नेताओं ने सनातन को ढाल बनाने में देरी नहीं लगाई। उनकी भाषा ही ऐसी होती है ना समझी वाली। अरे ये क्या बोल रहे हैं? हिंदू की शक्ति होती है, राजा की आत्मा होती है। ये बच्चों की तरह बात करते हैं और इनको लगता है कि 100 बार झूठ बोलेंगे तो वो सच हो जाएगा। गोएबल्स की थ्योरी की तरह इनको कोई पढ़ा दिया है। सच सच होता है। कभी आप, ये मोदी जी की सरकार है। मोदी जी एक ऋषि परंपरा के व्यक्ति हैं। वो भारत में एक झोला लेके आए हैं, कहां से उनका तुलना करेंगे? चुनाव से पहले मामूली मुद्दों को भी हथियार बनाना बीजेपी को बखूबी आता है। बात चाहे लालू यादव के परिवार वाले बयान की हो या मणिशंकर अय्यर के चाय वाले बयान की या फिर चौकीदार वाला बयान ही क्यों ना हो, चुनाव में मोदी सरकार के सियासी बाउंसर हर बार कांग्रेस को चित कर देते हैं। ऐसे में क्या राहुल गांधी का EEE वाला फॉर्मूला काम कर पाएगा? क्या इस फॉर्मूले के सहारे इंडिया गठबंधन मोदी के मजबूत सियासी किले की दीवार को ढहा पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।